हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्लास BA 5th सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन के आंसर को लेकर है। विगत कई वीडियो में हमने परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल कराया है। अभी आगे हम फिर से इसको देखते हैं। अमेरिका में इस वीडियो में अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इधर ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और चीन का हो गया, तो अमेरिका के कुछ प्रश्न बचे हुए थे जो इसमें दिया जा रहा है। अमेरिका में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो अमेरिका में 26वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया। भारत में भी जब संविधान प्रारंभ हुआ तो उस समय मतदाताओं की उम्र निश्चित उम्र रखा गया था 21 साल, और उसे 89वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष किया गया। तो यहाँ 26वें है और भारत के संदर्भ में 89वें संविधान संशोधन है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का सदस्यों की संख्या कितनी है? अमेरिकी की जो संसद है उसका नाम कांग्रेस है और उसमें 2 सदन है, सीनेट है और प्रतिनिधि सभा है। तो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या जो है 435 है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 435 सदस्य जो है प्रतिनिधि सभा में होते हैं और 538 सदस्य जो है संपूर्ण कांग्रेस में होते हैं। कांग्रेस कह रहे हैं, जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल होता है उसमें होते हैं। तो 435। अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन सीनेट का गठन किस प्रकार होता है? सीनेट का गठन किस प्रकार होता है? तो सीनेट का गठन जो है प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होता है। अमेरिकी कांग्रेस के जो द्वितीय सदन है वह सीनेट, उसका चुनाव जो है प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होता है। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अभी हम लोगों ने सुना देखा कि प्रतिनिधि सभा का जो सदस्यों की संख्या 435 होती है, इसका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। अमेरिका में विधि निर्माणी सभा को क्या कहते हैं? अमेरिका के विधि निर्माणी सभा को कांग्रेस कहते हैं। भारत में संसद कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता का कारण क्या है? जो अमेरिका की जो संसद कांग्रेस है, इसमें 2 सदन है, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। लेकिन सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा जो है दुर्बल है। ठीक है, इसकी दुर्बलता का महत्वपूर्ण कारण यह है कि सीमित शक्तियां, इसके पास जो शक्तियां हैं ये काफी कम है सीनेट की तुलना में। सीनेट के पास इसकी तुलना में सबसे ज्यादा शक्ति है। इसीलिए कहा भी जाता है दुनिया का कौन सा द्वितीय सदन है जो सर्वाधिक शक्तिशाली है, तो वह है अमेरिका का सीनेट। प्रतिनिधि सभा के बारे में सही है, सही चीजों को हम लोग को जानना है। क्या सही है? क्षेत्रीय नियम सही है, प्रत्यक्ष निर्वाचन ये भी सही है, स्पीकर की दलीय प्रकृति ये भी सही है। तो उपयुक्त तीनों कथन जो है प्रतिनिधि सभा के संदर्भ में सही है। आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के बारे में क्या सही है? स्पीकर क्या होता है? तो निष्पक्षता होता है, ठीक है, दलीय प्रकृति होती है, तटस्थता होती है, दलबंदी से दूर होता है। ये सब नहीं होता, निष्पक्ष नहीं होता, तटस्थ नहीं होता, दलबंदी से दूर नहीं रहता है। इसकी प्रकृति जो होती है दलीय होती है। जिस दल का स्पीकर होता है उसी दल के प्रति वो अपनी क्या रहता है, अपनी प्रतिबद्धता को रखे रहता है। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहाँ कोई दल यदि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करती है और किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति को यदि स्पीकर नियुक्त किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो स्पीकर होता है वो अपनी सदस्यता उस दल से समाप्त करके तटस्थ रूप से अपने स्पीकर के रूप में भूमिका को निभाता है। अमेरिका में दलीय प्रकृति होती है, भारत में भी दलीय प्रकृति। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की शक्तिशाली समिति है। चूंकि प्रतिनिधि सभा अपनी इसकी संख्या 435 है, तो ज़्यादातर जो है 435 सदस्य मिलकर किसी कानून को तो बनाएंगे नहीं, तो वह क्या करते हैं, अपनी एक समिति की निर्माण करते हैं। उस समिति में सबसे महत्वपूर्ण समिति है नियम समिति।
नियम समिति को कहा जाता है, ये कानून का भाग्यों का क्या करता है, निर्धारण करता है। इसी के माध्यम से पता चलता है कि किस कानून को कानून बनना है, उसमें कितने वाचन करना है, तमाम तरह की जो भी चीज़ें हैं कानून निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका जो है यही नियम समिति अदा करती है। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, हमको गलत कथन का चयन करना है। तो अमेरिका में प्रथम वाचन के बाद विधेयक समिति को भेज दिया जाता, सही है। द्वितीय विधेयक केवल प्रतिनिधि सभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति कांग्रेस के द्वारा पारित विधेयकों को अस्वीकृत कर दोनों सदन में पुनः विचार के वापस भेज सकता है, यह भी सही है। अमेरिका में स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये गलत है, ठीक है। अमेरिका में स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता, यही कथन गलत है। हम संविधान के अंतर्गत है, परंतु संविधान वैसा ही है जैसा न्यायाधीश कहते हैं। यह कथन जो है किसने कहा था, तो यह कथन जस्टिस मार्शल ने कहा था। जस्टिस मार्शल ने यह कथन न्यायपालिका की संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति के कारण ही जस्टिस मार्शल ने यह कथन अपना व्यक्त किया है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को सबसे अधिक महत्वपूर्ण शक्ति कौन सा प्राप्त है? अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शक्ति जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। इसी न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति के कारण जो जॉन मार्शल ने क्या कहा था कि जो अमेरिका का संविधान है वास्तव में क्या है, वह न्यायपालिका द्वारा की गई व्याख्या ही है, इसी के कारण कहा था वो। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मुख्य जस्टिस के साथ कुल 9 है। भारत के संदर्भ में कुल 34 है और यहाँ क्या है, कुल 9 है। अमेरिका में संविधान का संतुलन चक्र, अमेरिका के संविधान का संतुलन चक्र किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। संतुलन चक्र का मतलब यह होता है कि जो वहाँ अमेरिका एक संघीय व्यवस्था वाला देश है जहाँ संविधान के द्वारा राज्य और संघ की शक्तियाँ विभाजित की गई है। अब इन दोनों में जो समन्वय है, अधिकार क्षेत्र की लड़ाई को लेकर कभी जो समस्याएं उत्पन्न होती है, जो संघर्ष उत्पन्न होता है, उस संघर्ष और समस्याओं को दूर करने का काम सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया कि संविधान का संतुलन चक्र है। अमेरिका में कांग्रेस का तृतीय सदन किसे कहते हैं? तो अमेरिका में चूंकि कांग्रेस द्वितीय सदन वाला है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा, लेकिन एक तृतीय सदन के रूप में वहाँ जो है सर्वोच्च न्यायालय को, ऐसा संविधान में वर्णन नहीं है बल्कि पूरे संविधान की व्याख्या करते हुए और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को देखते हुए यह कहा गया कि जो अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय है वह तृतीय सदन के रूप में कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मारबरी बनाम मेडिसिन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद है जो बहुत बार बार पूछता है कि मारबरी बनाम मेडिसिन का निर्णय जो है 1803 में किस संदर्भ में आया। तो मारबरी बनाम मेडिसिन जो मामला में यही जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति की व्याख्या हुई। इसी मुकदमे में जॉन मार्शल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस या राष्ट्रपति द्वारा पारित कोई भी विधेयक और नियम है उसकी संवैधानिकता की जांच सर्वोच्च न्यायालय करेगा, क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो मारबरी बनाम मेडिसिन के मामले में जॉन मार्शल ने न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति की व्याख्या किया। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान में निहित नहीं है बल्कि इसी केस से आया। जैसे केशवानंद भारती, भारत के संविधान में देखा यदि केशवानंद भारती के केस में आया कि
संविधान की मूलभूत ढांचा, संविधान की जो मूलभूत ढांचा है उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ये मूलभूत ढांचा क्या है, ये न्यायिक व्याख्या से है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती के केस में यह बात कह के लाया है। ठीक इसी तरीके से न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। यह बात वहाँ की सर्वोच्च न्यायालय विशेषकर न्यायाधीश जॉन मार्शल ने मारबरी बनाम मेडिसिन के केस में किया है। और ये कभी कभी इसका ये पूछ देता है किस सन में मारबरी बनाम मेडिसिन आया, तो 1803। कौन सा जज संबंधित है, तो जॉन मार्शल है। कि इसके द्वारा कौन सी व्याख्या अस्तित्व में आई, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्याख्या अस्तित्व में आई। न्यायिक पुनर्विलोकन के साथ निम्न में से किस न्यायाधीश का नाम सबसे अधिक प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है, तभी इसका हम लोग चर्चा कर दिए हैं। तो जस्टिस मार्शल हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन के साथ जुड़े हुए हैं। अमेरिका दलीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, हमको विशेषता नहीं पकड़ना है, विशेषता नहीं है। नपे तुल्य सिद्धांतों का भाव, ढीला संगठन, लूट प्रथा, वैचारिक आधारों पर दलों का गठन। तो इसको कहा जाता है ढीला संगठन, ठीक है, दलों का गठन, ढीला संगठन है इसको, हाँ ढीला ढाला संगठन है, बहुत महत्वपूर्ण जो है संगठन नहीं है ये। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का संबंध किससे है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से है। बिल क्लिंटन का संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से है। अमेरिका में दो महान राजनीतिक दल दो बोतलों के समान हैं जिन पर दो भिन्न शराबों की लेबल चिपके हुए हैं, परंतु ये दोनों खाली हैं। यह कथन किसका है? यह कथन अमेरिकी की राजनीतिक दल प्रणाली के संदर्भ में यह कथन लॉर्ड ब्राइस का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको वीवीआई मानिएगा, जरूर परीक्षाओं में यह पूछे जाएंगे, ठीक है। यह स्टेटमेंट किस देश की राजनीतिक दल के संदर्भ में, तो अमेरिका के संदर्भ में। किसने यह स्टेटमेंट दिया, तो लॉर्ड ब्राइस ने यह स्टेटमेंट दिया है। अमेरिका दलीय प्रणाली की विशेषता, अमेरिका दलीय प्रणाली की विशेषता बताना, द्विदलीय प्रणाली, एक दलीय, दलविहीन, बहुदलीय। तो अमेरिका की दलीय प्रणाली द्विदलीय है। रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दो महत्वपूर्ण वहां के राजनीतिक दल है, इसलिए द्विदलीय प्रणाली कहा गया है उसको। अमेरिकी दलीय व्यवस्था का लक्षण है, क्या लक्षण है, तो कठोर दलीय अनुशासन नहीं, सुदृढ़ दलीय संगठन नहीं, ढीला ढाला संगठन है। विचारधारा संबंधी अंतर तो यही है, ढीला ढाला संगठन। अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं इसको। इन 23 प्रश्नों के साथ जो बीए 5th सेमेस्टर का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंट टाइप जो क्वेश्चन है, वह सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। लगभग जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनने वाले थे वो क्वेश्चन बना के उसका आंसर और सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है। अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि पूरी ईमानदारी पूर्वक इन क्वेश्चनों के आंसरों को आप अध्ययन करें, और परीक्षाओं में निश्चित तौर से इन प्रश्नों से आपको प्रश्न मिलेंगे, ताकि आप जो है अपने परीक्षा के दौरान बिना किसी कन्फ्यूजन के सटीक आंसर करके और अधिक से अधिक मार्क्स आप प्राप्त करते हैं। यही आशा मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। इसके साथ ही मैं अपनी बातों को विराम देकर बंद करता हूँ। धन्यवाद।